शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर। नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान राजा मोहम्मद अली मिन्हास। नाज़रीन, आज हम एक इंतहाई अहम इशू को ज़ेर बहस लाएँगे और वो इशू है मुकामी हुकूमतों का क़याम, उनकी अहमियत और उनकी अफादियत। नाज़रीन, मुकामी हुकूमतों का एक क़याम जनरल मुशर्रफ ने भी दिया था और इस पे हम गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान शख्सियत हैं वो ज़माना तालिब इल्मी से तालिब इल्मों के हकूक़ के लिए काम करते रहे हैं, फिर नौजवानों के लिए इनकी बड़ी जद्दोजहद है। फिर उसके बाद ये 2 मरतबा अपनी यूनियन कौंसल ढोक रत्ता मिलाद नगर रत्ता अमराल से नायब नाज़म भी मुंतखब हुए। इन दिनों इनके पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी सिटी सेक्रेटरी इतलात व नशरियात का ओहदा मौजूद है। इसके साथ साथ मरकज़ी अंजुमन ताजरान रावलपिंडी के भी ये एक इंतहाई अहम ओहदेदार हैं। हम नासिर मीर साहब से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया नासिर मीर साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारा आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि हम मुकामी हुकूमतों पर आपकी तजावीज़ और आपकी आरा को जान सकें और आपकी आरा अरबाब इख्तियार तक पहुँच सकें, ताकि इनसे अरबाब इख्तियार भी मुस्तफ़ीद हों और मुकामी हुकूमतों के निज़ाम को मज़ीद बेहतर किया जा सके। तो मीर साहब, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि मुकामी हुकूमतें जमहूरी माशरों में जमहूरियत की नर्सरी होती हैं, मगर पाकिस्तानी हुक्मरानों ने हमेशा इस पर तजर्बात किए हैं। अब भी बल्दियाती इंतखाबात मुतवक्के हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या आप भी वही तजर्बात दोहराए जाएंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व तरतिही बियदिल कुल्लि मलूमिल्लाह का। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ मोहम्मद अली मिन्हास साहब कि आपने मुझे यहाँ पे अपने चैनल में मदऊ किया। एक इंतहाई अहम मौजू बल्दियाती इलेक्शन जो कि मुतवक्को आने वाले दिनों में मुतवक्को है। आपने जो सवाल किया है कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कि ये हकीकत है। असल में ये जो बल्दियाती इलेक्शन है या ये जो कौमी हुकूमतें, इसका जो रोल होता है माशरे में, समाज की तरक्की में, इलाके की तरक्की में, वो इंतहाई अहम होता है। ये हमने कापी किया यूरोप से। फलाई जो जितनी भी दुनिया में कामयाब जमहूरी हुकूमतें हैं या फलाई रियासतें हैं, वो इन्हीं जो लोकल नुमाइंदे होते हैं उनके थ्रू अपने जो है तरक्याती काम करवाते हैं और जो इलाके के मसाइल हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में लोगों के हल हो सके जी। क्योंकि वो मकामी आबादी में का नुमाइंदा होता है, वो उनको जानता होता है, वो उसको जानते होते हैं, उसे वो मुंतखब करते हैं, वो उस गली महल्ले के जो मसाइल है उससे वाकिफ़ भी होता है और उसको हल कराने की कोशिश करता है बेहतर अंदाज में जी। तो हमारे यहाँ इसकी बदकिस्मती से तारीख जो है वो बड़ी अजीब सी है और बड़ी, मैं कहता हूँ कि मायूस कौन है जी। पहले इलेक्शन जो है वो जनरल अयूब ने करवाए थे बेडी में भर के जी। इसमें कोई शक की बात नहीं कि उन्होंने उनकी बड़े इख्तियारात दिए थे, उनकी बड़ी अहमियत थी, बड़ा उनका किरदार था। इसके बाद जो औलाद ने आके बल्दियाती इलेक्शन करवाए जी, वो भी कौंसलर जो हैं उनका भी बड़ा जानदार रोल था। इसके बाद आगे जनाब जनरल मुशर्रफ साहब जी, वो भी इलेक्शन जो है वो लोकल हुकूमतें उन्होंने सबसे पहले जो है ना ग्रास रूट लेवल पे जो है ना वो इक़्तिदार मुंतकिल करने का आइडिया उन्होंने पेश किया और बड़ा ज़बरदस्त आइडिया था जी। पाकिस्तान की तारीख़ में बल्दियाती हवाले से ये मैं समझता हूँ कि बड़ा एक कहना चाहिए काबिल तारीफ़ इक़दाम था कि उन्होंने एक छोटी छोटी हुकूमतें ना सिर्फ उसका आइडिया दिया बल्कि उन्होंने कायम भी की यूनियन कौंसल सतह पे जी। वो वहाँ पे मुंतखब लोग 13 का हाउस होता था, उससे पहले 23 थे जी। वो बाकायदा वहाँ पे इजलास होते थे, स्पीकर नायब नाज़म एज ए स्पीकर जो है वहाँ पे वो हाउस की कार्रवाई चलाता था, चेयरमैन जो है वो उसकी सदारत करता था, कौंसलर तजावीज़ देते थे। सही है।
और इलाके के मसाइल पेश करते थे। और बड़ा ज़बरदस्त एक मैं कहता हूँ कि एक निज़ाम था। उसमें चेयरमैन जो है वो सालसी जो होता है नाज़म, वो सालसी चेयरमैन भी था जी। उनकी ज़िम्मेदारियों में ये भी शामिल था कि वो इलाके के अंदर जो मियाँ बीवी के झगड़े, घरेलू मसाइल जो हैं, घरेलू झगड़े, जी। आम जो इलाके के लोग आपस में उनकी नाराज़गियाँ, कोई लेन देन का मसला, जितने भी कोई माशरती मसाइल होते थे, वो एज ए चेयरमैन वहाँ पे वो सालसी के चेयरमैन वो उसको हल करते थे। जी। और उसकी बाकायदा सरकारी तौर पे बड़ी अहमियत होती थी। अदालतों में भी उनको सही है। बड़ी अच्छी निगाह से, बड़ी एहतराम की निगाह से देखा जाता था। अदालतों में भी उसको बड़ी एहतराम की निगाह से देखा जाता था। मीर साहब, मुझे हैरानगी भी हो रही है और हैरत भी हो रही है। आप जनरल मुशर्रफ के मुखालफिन में से हैं और कौमी हुकूमतों के लिए जनरल मुशर्रफ ने एक निज़ाम दिया, फिर उस निज़ाम के तहत आपने भी उसी निज़ाम के तहत इलेक्शन में हिस्सा लिया और 2 बार मुंतखब भी हुए। आप ही नहीं, बहुत सारे मुशर्रफ साहब के जो मुखालफिन हैं वो भी इस मुशर्रफ के लाए हुए कौमी हुकूमत या बलदियाती निज़ाम की हमायत करते हैं या उसको वो अच्छी उसमें देखते हैं, तनाजुर में देखते हैं। तो आपने ख़ुद भी उन्हीं के बनाए हुए निज़ाम के तहत इलेक्शन में हिस्सा लिया। इस पे आप क्या कहेंगे? ये मेरे लिए हैरानगी भी है और इस पे कुछ आप बता दें। ये इस तरह के काफ़ी लोगों के लिए इसमें हैरानगी का एक तासर मिलता है। लेकिन ये है कि देखें, ये एक जमहूरी प्रोसेस था। इलेक्शन जो होता है ना, जमहूरी प्रोसेस होता है, उसमें आप को जो है वो आपके इलाके के लोग मुंतखब करते हैं। हाँ, ये तब ये काबिल एतराज़ बात थी कि इसमें हुकूमत जो है वो उनको मुंतखब करती, चूज़ करती। अगर हमें हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता कि आए आपको हम जिम्मेदारियाँ देते हैं, या आप हमारी जिस तरह पेट्रियाट बन गई थी पीपल्स पार्टी की जी, वो उसका ज़रा रोल नहीं था। मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत को ना चाहते हुए हमें दाद देनी पड़ती है कि उन्होंने मुनसफाना इलेक्शन करवाए। उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी जीते, उसमें नून लीग के भी जीते, जमात इस्लामी के लोग भी कामयाब हुए, आज़ाद लोग भी, काफ लीग के भी आज़ाद हुए। क्योंकि हुकूमतें ऊपर काफ लीग की थी, जनरल मुशर्रफ के जो हमायती थे। लाजमी सी बात है, फिर उन जो नाज़म थे जो वो उन्हीं के बनने थे। लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी के तहसील नाज़म, ज़िला नाज़म पंजाब के अंदर और पूर्व पाकिस्तान के अंदर बेशुमार बने। एक मैं समझता हूँ कि अच्छा तजर्बा था। उसमें फंड्स की भी काफ़ी उन्होंने दिए, इस सियासी वाबस्तगी से हट के। अच्छा, उन्होंने फंड्स भी दिए। और जनरल मुशर्रफ के दौर में जो कौमी हुकूमतों का जो निज़ाम था, इसमें तरक्की का अमल बहुत हुआ है। पाकिस्तानी तारीख में इतने ज़्यादा फंड्स जो हैं, वो तलीम के हवाले से हों या खासियत के हवाले से हों, हाँ वो तामीर व तरक्की के हवाले से हों, उसमें उन्होंने एक यूनियन कौंसिल के अंदर 2-2 करोड़, 4-4 करोड़, 10-10 करोड़ के काम हुए हैं। फिल्टर प्लांट बने हैं जी, उसमें आपके वो सीवरेज की लाइनें डली हैं, नई गलियां बनी हैं। जो लोकेशन अपने इलाके के जो मसाइल थे लोगों के बड़े बड़े, वो हल हुए हैं। इलाके के लोगों के मसाइल हल हुए हैं। नाज़रीन, हमें यहाँ लेनी है ब्रेक और ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। नासिर मीर साहब हमारे साथ हैं, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हैं। नासिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और मीर साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी सिटी के सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं और तारीफ़ आप मुशर्रफ साहब की कर रहे हैं। तो मुशर्रफ साहब के बनाए हुए जो कौमी हुकूमतों का निज़ाम है, उसकी आपने बड़ी तारीफ़ की कि यूनियन कौंसल्स को भी 2-2, 4-4 करोड़ रुपए के फ़ंड्स मिले और निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल हुए। अगर वो निज़ाम इतना अच्छा था, पायदार था, तो फिर अभी पीटीआई की हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को उसके बलदियाती निज़ाम के अंदर तरमीम करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? मीर साहब, बात यह है कि जो हुकूमत होती है उसके अपने टारगेट होते हैं हर हुकूमत के। सही है। आपने स्टार्टिंग में ये सवाल किया कि जिस तरह के बलदियाती इंतखाबात के हवाले से नर्सरी होती है और तजर्बात हो रहे हैं, ये ऐसी बात है। ये
क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है इसकी अपनी ज़रूरियात, अपने तकाज़े और अपने मकासद हैं। यानी एक नया तजर्बा होने जा रहा है। ये नया तजर्बा कर रहे हैं और मैं क्योंकि हिस्सा रहा हूँ यूनियन कौंसिलों का, अच्छा, तो वो जो सिस्टम था वो बाकायदा उसमें मकामी हुकूमतों का आपको तसर मिलता है। हालांकि आइडियल नहीं कह सकते उसको भी आप, सही है, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें जो उन्होंने वादा किया था कि रेवेन्यू कलेक्शन आप कर सकते हैं, सही है, वो यूनियन कौंसिलों को उन्होंने नहीं करने दी। लेकिन उसके बावजूद यूनियन कौंसिल एक छोटी सी हुकूमत थी, उसमें 80 साल की बूढ़ी औरत अपने पोते का या नवासे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए अपने यूनियन कौंसिल के दफ्तर जा सकती थी। अभी बदकिस्मती से जो हमें जो चीज़ें इंफॉर्मेशन मिली है, क्योंकि अभी तो अंडर प्रोसेस है मामला, हल्का बंदियों का सिलसिला जो प्रोसेस है अभी शुरू है, अक्टूबर में जाके कहीं फाइनल होगा। सही है, ये हल्का बंदियाँ की शक्ल क्या बनती है। लेकिन ये कि जो इत्तलात हैं वो बड़ी मायूस कौन है। यूनियन कौंसिलों को ख़त्म कर दिया गया है और इसमें इन्होंने एक ये किया कि जो यूनियन कौंसिलें सरकारी दफ्तरों जो रहायशों में नहीं थी उनको ख़त्म करके प्राइवेट जितने ऑफिस थे उनमें यूनियन कौंसिल उनको ख़त्म कर दिया गया। कई जगह 2 यूनियन कौंसिलें मर्ज की गई हैं, कई 3 जगह की हैं। अब सादकाबाद में तकरीबन 9 यूनियन कौंसिलें हैं। अच्छा, उनको उन्होंने मर्ज करके एक दफ्तर उन्होंने कर दिया सादकाबाद का। ठीक है, ये तकरीबन आबादी बनती है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की आबादी बनती है। अच्छा, उसमें जो ट्रांसफार्मर चौक में या जो खुरम कॉलोनी का बंदा है वो फंदी कॉलोनी पैदल जाएगा, मोटरसाइकिल पे जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए या डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, या उसको नकानामे की ज़रूरत पड़ती है या सालसी कोई इशू होता है, तो ये तो जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको कमज़ोर करने का मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा निज़ाम लाया जा रहा है। क्योंकि अभी इसमें चीज़ें सामने आ रही हैं तो लगता ये है कि लोगों को इसमें बड़ी दुश्वारी होगी, मुश्किलात पेश आएंगी, बहुत मुश्किल। क्योंकि आप अगर यहाँ से खुरम कॉलोनी का कोई वोटर है या कोई साइल है, वो कोई बर्थ सर्टिफिकेट ही बनाना चाहता है, सही है, तो अगर वो खुरम कॉलोनी में दफ्तर है तो उसको दूसरी गली में जाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही, अगर खुरम कॉलोनी से वो फंदी कॉलोनी आता है तो फिर आप देख लें सारे रास्ते में ट्रैफिक है। तो ये एक बड़ी मैं कहता हूँ कि मायूस करना। इसी तरह पूरे शहर में तो मेट्रोपॉलिटन इन्होंने बना दी है, पुठार टाउन की यूनियन कौंसिलें और 46 हमारे शहर की हैं, रावलपिंडी शहर की, ये 70 यूनियन कौंसिलें बनती हैं। इसके नीचे अब वो जो हल्का बंदियाँ हो रही हैं नेबरहुड कौंसिल बना रहे हैं शहरों में। अब ये कितनी बनाते हैं, उसमें भी 5,000 की जी कोई यूनियन आबादी पे होगी, कोई 5,000 से 10,000 की आबादी पे होगी, कोई 10,000 से 15,000 की आबादी होगी। बड़ी यूनियन कौंसिलों में 6 नुमाइंदे होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 2 होंगे। ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अजीब सा कुछ निज़ाम है। आबादी का जो यूनियन कौंसिल में थी, यूनियन कौंसिलों में आबादी का ये था कि 1,000-2,000 का फ़र्क था। एक यूनियन कौंसिल में अगर 15,000 की आबादी है, किसी में 18 होगी, किसी में 16 होगी, ये तो चल सकते हैं। अब तो मीर साहब ये जो आपने बात की कि एक नया सिस्टम बना रहे हैं, मतलब सादकाबाद की अगर 1,00,000-1.25 लाख आबादी है पिंडी के अंदर, तो उसका एक दफ्तर बना रहे हैं। जाहिर बात है लोगों के लिए मुश्किलात होंगी। तो ये जो अरबाब इख्तियार ऊपर बैठे हुए हैं, जो ये सारा काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग इस सारे काम में शरीक हैं, वो मतलब इसमें अपना अपना राय दे रहे हैं, तजवीज़ दे रहे हैं, क्या उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी ऐसा करने से? होगा जी, क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं इसमें। अभी हल्का बंदियों के बाद जब ये लिस्टें लगेंगी, हल्का बंदियाँ जब वो आवेज़ा करेंगे उनके अपने ऑफिस में जी, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि इनको रोल अदा करना चाहिए PTI को। PTI के जो नुमाइंदे हैं, अवामी नुमाइंदे हैं लोकल सतह पे भी, और जो मेम्बरान हैं इनके कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के, क्योंकि ये बल्दियाती इलेक्शन ही इनकी जो है मुस्तकबिल की अच्छी कारकर्दगी या बुरी सिमत का तयन करेगा, इन्हें चाहिए। और उसमें यह है कि अब जो कानून पास हुआ है पंजाब गवर्नमेंट ने, उसमें भी उन्होंने अपोजिशन को और मुखालफिन को किसी को एतमाद में नहीं लिया। अभी ये इन्होंने जब शेड्यूल दिया जी कि जी हल्का बंदियाँ हो रही हैं, तो किसी को पता ही नहीं, ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं।
कि मेरी हल्का बंदियाँ हो रही हैं। अब मेरे ख्याल में 7 जुलाई से इस प्रोसेस शुरू है जी इस और 25 तक ये इन्होंने नक्शे बनाने हैं, यूनियन कौंसिलों की हदबंदी करनी है। ठीक है। उसके बाद 21 को इन्होंने करना है अपना एतराज़ात का 1 दिन दिया है। ठीक है। आप ये देखें, एतराज़ आपने करना है जाके कमिश्नर के पास करना है सही है। कि जी मेरी वार्ड को इन्होंने गलत डिमार्केशन की है, गलत हदबंदी की है। तो आप मुझे ये बताएं कि 70 यूनियन कौंसलें हैं आपकी, जी तो 70 यूनियन कौंसलों में अगर 2 4 भी जाते हैं, 150-200 बंदा पूरे दिन में कैसे वो अपनी एप्लीकेशन एडमिट कराएगा। तो तासर यही मिल रहा है कि ये आनन फानन जो है ना सारा कुछ करके ना एतराज़ का भी एक हफ्ता होना चाहिए। लेकिन मीर साहब, तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद इस मुजवज़ा बल्दियाती निज़ाम की हमायती नज़र आती है, और उनका ये कहना है कि इस निज़ाम के तहत इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होंगे। आप चूँकि खुद 2 मरतबा नायब नाज़म रह चुके हैं और आपने उस निज़ाम की तारीफ़ भी की जिसके तहत आप नायब नाज़म मुंतखब हुए, लेकिन इसके बरक्स अगर अपोजिशन जमातों को देखा जाए, ठीक है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है या जमात इस्लामी है, ANP है, वो उनके बहुत सारे अरकान ऐसे हैं, बहुत सारे ज़िम्मेदारान ऐसे हैं, रहनुमा ऐसे हैं जो इस निज़ाम की भरपूर मुखालफत कर रहे हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमतें उन लोगों को इस सारे प्रोसेस में शामिल नहीं कर सकती थी, उनसे उनकी मशावरत से ये नहीं कर सकती थी? ये एक आइडियल जमहूरी माशरे में होता है जी, ऐसे मुखालफिन को एतमाद में लेना। उन्हें देखें जी, अगर आप अच्छी चीज़ बनाना चाहते हैं ना, जमहूरियत के अंदर हुकूमतें जो हैं वो आवाम के लिए, आवाम को एक डिलीवर करना चाहती हैं, उसमें फिर ये है कि स्टैंडिंग कमेटियाँ होती हैं, उसमें यह है कि सब मिल बैठ के उसके नोक पलक ठीक करती हैं। ठीक है। और बड़ी अजीब सी बात है कि इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि, बल्कि नून लीग को मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी पार्टी है पंजाब अपोजिशन, पंजाब असम्बली के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी उनकी एक ग्रास रूट लेवल पे मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी बुनियाद है, लेकिन उनका कोई इतना जानदार रोल नज़र नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी तो पंजाब में इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, सही है, उसे अनपॉपुलर कर दिया गया है। लेकिन यह है कि पीपल्स पार्टी किसी हद तक ये है कि इस पर आवाज़ बुलंद करती रही है, क्योंकि उसका आप जितना जुस्सा है उसका उतनी उसकी आवाज़ होती है ना। अब कमर जमान कहरा साहब ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें भी उन्होंने कहा कि जी ये सिस्टम जो है इसमें काफ़ी खामियां हैं और इसमें इसको दुरुस्त करना चाहिए। नाज़रीन, नासिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे मज़ीद कुछ सवालात के साथ। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मीर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बात की पीपल्स पार्टी के हवाले से कि पंजाब में पीपल्स पार्टी उस तरीके से अब मुस्तहकम या फ़ाल नहीं है। पीपल्स पार्टी का जुस्सा अब शायद पंजाब में सुकड़ गया है, कमज़ोर हो गया है, कम पड़ गया है। इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? क्या पीपल्स पार्टी खुद इसकी जिम्मेदार नहीं है? पीपल्स पार्टी की जो सूबाई क़यादत है या जो मुकामी क़यादतें हैं, जो मरकज़ी क़यादत है, क्या उस पर यह जिम्मेदारी नहीं डाली जाएगी? देखिए, जिम्मेदारी तो आफ्टर ऑल जो जिनके पास ओहदे हैं, जो तंजीमें चला रहे हैं, उन्हीं पे आती है ना। अब ये है कि उसमें यह है कि पिछले 2-3 साल से जो है वो बिलावल भुट्टो साहब फ्रिक्वेंटली लगातार वो कारकुनों से मुलाकातें करें। बिलावल हाउस में उन्होंने मुलाकातें की हैं, लाहौर में उन्होंने मुलाकातें की हैं, बाकायदा मुलाकातें नहीं की, उन्होंने उनसे तजावीज़ भी ली हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा की तारीख जो है वो दोहरा रहे हैं। तो ये है कि बाकी टीम का काम बनता है कि उसमें जो अहदेदार हैं, बाकी भुट्टो साहब के दस्तो बाजू हैं, या सूबाई सतह पे हैं या मरकज़ी सतह पे, होने चाहिए कि उन्हें हकीकत बताएं। और पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ कि पंजाब में जो जनरल मुशर्रफ का एक निज़ाम था, उसमें अगर आप हिस्ट्री उठाएँ तो जितने कौमी हुकूमतों के इलेक्शन हुए हैं उसमें पीपल्स पार्टी ही आपको पोजीशन में नज़र आएगी। पीपल्स पार्टी के नाज़म के इलेक्शन हुए थे, आप पिंडी में जो ज़िला नाज़म का इलेक्शन राज ने कॉन्टेस्ट किया है, उसमें वो 2nd नंबर पे रहे हैं। अगर इस्लाम 2nd नंबर पे रहे हैं। मियाँ खुर्रम रसूल का इलेक्शन था, वो भी 2nd नंबर पे रहे हैं। नून लीग के उम्मीदवार तो थे ही नहीं इसमें। अच्छा, पीपल्स पार्टी मौजूद है, लेकिन ये है कि इसमें काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मीर साहब, मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है
और भट्टो साहब ने इसको अवाम के साथ ही मुनज़्ज़म और मुत्तहिद किया, फ़ाल किया। उसके बाद बीबी ने भी इसको बड़े अच्छे अंदाज से चलाया। भट्टो साहब ने जिस निज़ाम के ख़िलाफ़ नारा लगाया, जागीरदारों को ललकारा, सरमायादारों को ललकारा, ठीक है, बहुत सारे माफियाज़ को ललकारा। आजकल भी वैसे माफियाज़ की बात हो रही है, उस पर भी आपसे बात करता हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी वापस जागीरदारों और सरमायादारों के कब्जे में जा रही है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसका जिम्मेदार कौन है? पीपल्स पार्टी के अपने लोग हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से मरूब हो गए हैं, जिन्होंने कारकुनों से अपना राब्ता तोड़ दिया है। मतलब अगर यही सिलसिला चलेगा तो आपकी जमात कैसे मुस्तकबिल में पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर अपना किरदार अदा कर सकेगी? देखिए जी, जिस माशरे में आप रह रहे होते हैं ना, उसका एक मजाज होता है, कल्चर होता है। पीपल्स पार्टी नो डाउट वाहिद अवामी जमात है। इसकी ग्रास रूट लेवल, गली मले तक वर्कर आज भी मौजूद हैं, चाहे वो फाल नहीं है, मुतहरक नहीं है, एक अलहदा बहस है। सही है। लेकिन किसी भी बड़ी जमात से मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के वर्करों की तादाद आज भी गली महलों में सबसे ज़्यादा है। किसी ने दुकान पे झंडा लगाया हुआ है, किसी ने अपने मकान पे लगाया हुआ है, या वो ज़बानी कलामी हो सकता है पीपल्स पार्टी के वो मुखालफत करता हो अंदरून खाना आके, लेकिन वो गली मले में चौक में खड़ा होकर अपनी पीपल्स पार्टी की मुखालफत नहीं करता। तो मैं इस समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को इस बारे में क़यादत को ना सोचना चाहिए। इन वर्करों को पीपल्स पार्टी जो मौजूद है ग्रास रूट लेवल पे, उनको उस सरमाए को उनको समेटना चाहिए इकट्ठा। उनको वर्करों को इज़्ज़त नफ्स देनी चाहिए, उनके एहसासात का ख्याल करना चाहिए। पीपल्स पार्टी कोई ये नहीं है कि वो हादसाती जमात नहीं है, इसमें शहीदों का खून शामिल है। शहीदों का खून शामिल है। तो मीर साहब, क्या अभी जो मौजूदा हालात हैं, इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? किसी मकामी की आदत को समझते हैं या सूबाई की आदत को समझते हैं, या उन लोगों को समझते हैं जो बिलावल साहब तक हक़ाइक़ नहीं पहुंचा रहे? इसमें ये है ना जी कि जो इंतज़ामी स्ट्रक्चर है जी, उसमें मैं समझता हूँ कि अगर तब्दीली कर दी जाए, अवामी अहदेदारान को जिम्मेदारियाँ दे दी जाएँ जो वर्कर्स हों, तो फिर ये कि ये ऐसा एक पीरियड आता है जमातों में। अच्छा। ये नहीं कि पीपल्स पार्टी कई दफ़ा जो है वो ज़ीरो पे गई है और फिर एकदम उठी है। अच्छा। इसका मतलब पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं होगी, पीपल्स पार्टी मौजूद है। अब कौमी असम्बली में देखें, सेनेट में देखें, गिलगित बल्तिस्तान में देखें, हर कश्मीर में, तो आपको सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तीसरी चौथी मरतबा। सही है, पीपल्स पार्टी मौजूद है। लेकिन यह है कि हालात के जो ऐसे हालात पैदा हुए हैं जिस वजह से पीपल्स पार्टी को कई जगह यह है कि स्ट्रेटजी अपनाते हुए। लेकिन मेरे साहब, सिंध में तनकीद भी बड़ी हो रही है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन मुखालफीन बेपनाह तनकीद कर रहे हैं। नहीं, वफाक की कौन सी तारीफ हो रही है? आप रेफरेंडम करा लें, 10 बंदों में बैठे, तो ये है कि उसमें 8 जो इनके मुखालिफ निकले, 2 पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हुए। जो ईमानदारी के साथ अगर देखें तो हेल्थ में अभी ये कोरोना वायरस आया है, तो जो सूबाई गवर्नमेंट है सिंध की, उसमें जितनी बेहतरीन स्ट्रेटजी और जितनी उन्होंने की है, सबसे पहले उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया है जी। बिल्कुल। तो उस लॉकडाउन का ये फ़ायदा हुआ है क्योंकि वहाँ पे जो मरीज़ थे पंजाब से भी ज़्यादा हैं। इसका मतलब वो काम ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ हमसे उनके 5-10 हज़ार मरीज़ ज़्यादा हैं। लेकिन ये नहीं कि वहाँ के हालात आपके सामने, इतनी मीडिया के ऊपर बातें होती हैं, मुखालफीन उस पर तनकीद करते हैं, मिट्टी के हालात हैं, उमरकोट है, इसी तरह सांगड़ है, सक्खर है, बहुत सारे मामलात पे पीपल्स पार्टी के मुखालफीन मीडिया पे बैठ के सवालात उठाते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी के लोग उस तरीके से उन लोगों को मुतमईन नहीं कर पा रहे। इस पे आप सिंध में अगर थार है ना, तो पंजाब में तकरीबन 20 थार ऐसे हैं। अच्छा। हाँ, आप सारा सराकी बेल्ट चलें, लोगों के पाँव में जूती नहीं है, पीने का पानी भी वो भी जोड़ में पानी पीते हैं। अच्छा। हाँ जी, ये सब प्रोपेगेंडा है। और वफाकी गवर्नमेंट क्यों लेना चाहती है हॉस्पिटल सिंध के? क्योंकि वहाँ पे दिल का ऑपरेशन फ्री है, जिगर का ट्रांसप्लांट फ्री है, और जितने वो टेस्ट हो रहे हैं वो हुकूमत करवा रही है। तो यहाँ की जो सूरत हाल है कि इवन के पंजाब के मरीज़ वहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है। तो सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से मैं से बताऊँ कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं दुनिया में, सिंध के अंदर आपको वहाँ पे तासर मिलेगा। वहाँ पे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, सही है, आपके पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर या दूसरे सूबे हैं, जो बड़े जो सीरियस किस्म के मरीज़ होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने
दिया हुआ है, वो सिंध में जाके उधर आगा खान इलाज हॉस्पिटल करवा रहे हैं वहाँ पे करवाते हैं। अच्छा मीर साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुतअद्दिद मरतबा वज़ीर आज़म साहब को सवालात किए बहुत सारे, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब उन्हें नहीं मिल रहा। आज भी उन्होंने ट्वीट किया हुआ था बिलावल साहब ने, जिस पे उन्होंने करप्शन के हवाले से बहुत तनकीद की हुकूमत पे, मौजूदा हुकूमत में। तो लेकिन अभी तक मौजूदा हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से या उनके किसी तर्जुमान की जानिब से बिलावल साहब को कोई जवाब नहीं मिला। इस पे आप क्या कहेंगे? उसमें देखें जी, उनकी खामोशी उनके जो है इकरार का मैं समझता हूँ कि एक मुजब है, यानी करप्शन हुई है। जी। बिलावल साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो दुरुस्त है। जाहिर है वो अगर आप एक बंदे को कहते हैं कि जी आपने चोरी किया, वो अगर खामोश रहता है, इसका मतलब है कि कुछ बात है, दाल में काला है। अच्छा मीर साहब, चलते चलते ये भी बता दें, बात पीपल्स पार्टी की हो रही है और आप पीपल्स पार्टी के सरगर्म रुकन हैं, ज़माने तालिब इल्मी से हैं। अभी मुतवक्का जो बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, उसमें पीपल्स पार्टी का किरदार आप क्या देखते हैं पंजाब के अंदर, और ख़ास तौर पे रावलपिंडी शहर जो आपका अपना शहर है, इसमें आप पीपल्स पार्टी का क्या कहाँ पे देख रहे हैं? क्या इलेक्शन जीत सकेंगे? पोजीशन में है साहब जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं कौमी हुकूमतों में मैं बात करूँगा जी, उसमें तो जो हिस्ट्री है उसमें तो एक चीज़ हमें सामने नज़र आ रही है कि पीपल्स पार्टी अगर स्ट्रेटजी बनाए, मनसूबाबंदी करे तो अच्छे रिज़ल्ट आ सकते हैं। सही है। लेकिन ये है कि वो नून लीग वाली तारीख सिलेक्शन वाली दोहराएगी तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, यानी आप समझते हैं कि वो सिलेक्शन हुई थी? बिल्कुल ठीक है। और अभी भी आपको ये खदशात हैं कि ये सिलेक्शन होगी? उसमें यह है कि लोग आज भी उंगली उठाते हैं कि भाई इलेक्शन जो है उसमें अगर मुनसफाना होते हो तो उसमें कम से कम अपोजिशन के लोग भी जीते। लेकिन मेरे साहब वोट तो आम लोग डालते हैं, कतारों में खड़े होकर डालते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, फिर आप इसको सिलेक्शन कैसे कह सकते हैं? ये है कि ये एक इसको कहते हैं गोरख धंधा। अच्छा, वो अगर आपको सबूत मिल जाए तो फिर तो बात क्लियर होगी ना। ठीक हो गया, बात क्लियर हो जाती है। अमीर साहब, चलते चलते मुझे ये भी बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात की मुखालफत हमेशा बड़ी सियासी जमातों ने की है, इसकी क्या बुनियादी वजह हो सकती है? क्या बड़ी सियासी जमातें बल्दियात की और मुकामी सतह तक जो इख्तियारात की मुंतकली है वो नहीं करना चाहती हैं, या फिर बल्दियात की और मुकामी हुकूमतों की अहमियत और उसकी अफादियत को वो समझते नहीं हैं? असल में ये होता है कि जब आप बल्दियाती इलेक्शन करवाते हैं फिर आपके नुमाइंदे वहाँ पे आ जाते हैं लोकल आबादी में, तो वो तरक्याती फंड्स वगैरह भी उन्हें आपको देना पड़ते हैं। अच्छा, ये ऊपर की लड़ाई है, उसमें जो आपके नुमाइंदे होते हैं सूबाई और कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं जी, वो उनको ये खदशा होता है कि भाई ये काम हमारे ज़रिए होना चाहिए ताकि हम भी जो है वो इलेक्शन लड़ के आए हैं, हमें ठीक है। हम भी जो अपने वोटर को मुतमईन कर सके। तो इस लड़ाई में ये है कि ये सिस्टम जो है ना, यानी आप ये समझ रहे हैं कि इख्तियारात मुंतकिल नहीं होंगे? अभी तो देखें ना जी, अभी ये हल्का बदियाँ जो हैं ये, क्योंकि जो जिस तरह इन्होंने अब सिस्टम बनाया है, यूनियन कौंसलें ख़त्म की हैं और तकरीबन 3-4 यूनियन कौंसलों के ऑफिस एक जगह उन्होंने मर्ज कर दिए हैं। फिर ये कि कौंसलर तकरीबन सारे हैं, उसमें चेयरमैन ये है कि सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला होगा। सही है। तो कोई किरदार क्लियर नहीं है कि वो उसका रोल क्या होगा, ये रोल नहीं बताया इन्होंने। अच्छा, चेयरमैन अगर आप जो पहला सबसे ज़्यादा वोटें लेने वाला चेयरमैन होगा तो उसका रोल क्या होगा? यानी मेरे साहब अबहाम मौजूद हैं, अभी ये जो कर रहे हैं उसमें अबहाम मौजूद हैं। अच्छा, आपने बार बार आप जिक्र कर रहे हैं कि मुंतखब यूनियन कौंसल्स को ख़त्म किया गया। देखने में ये आ रहा है, कुछ लोग भी शिकायत हम तक भी रसाई कर रहे हैं कि जो यूनियन कौंसल्स का निज़ाम ख़त्म किया गया, अब जो इलाकों के अंदर यूनियन कौंसल के अंदर जो तरक्याती काम हो रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स ठीक हो रही हैं, गलियां बन रही हैं, या किसी जगह पे फिल्ट्रेशन प्लांट लग रहे हैं, उसमें जो पीटीआई के जो ओहदेदारान हैं, तंजीमी ओहदेदारान, उसमें उन लोगों के ज़रिए से काम करवाया जा रहा है। तो अगर यही सारे तरक्याती काम करने थे तो फिर जो यूनियन कौंसल्स थी उनको अगर अपनी मुद्दत पूरी करने दी जाती और उसके बाद ये सारा कुछ होता, उसके क्या असरात उस बल्दियाती इलेक्शन पे मुरतब आते, और अभी ये जो काम पीटीआई के नुमाइंदों के जरिए से हो रहा है, उनके अहदेदारों के जरिए से हो रहा है, इसके क्या असरात पड़ेंगे मुतवक्का बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर? देखिए जी, ये ऐसा फलाई रियासतों में होता है, तरक्की याफ्ता और महज़ब जो कौमें होती हैं वो मुखालफिन को भी बर्दाश्त करती हैं,
बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये इस किस्म की कोई रवायात नहीं है। तो यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। हम मिड नस्ल को हमारे जो तजर्बात हैं, जितनी भी हुकूमतें आई हैं, उसमें वो मुखालफिन को जो है ना वो नहीं चाहते कि भाई इसके उसको वो फले फूले। तो ठीक है, इन्होंने बेहतर समझा होगा अपने के लिए, लेकिन ये है कि अगर इसका वो यूनियन कौंसिल ख़त्म करके उसका मुतबादल कोई दे देते, अपने ही लोगों को लेके आते और वहाँ पे तरक्याती काम जो है वो होते नज़र आते, तो यूनियन कौंसिलों का निज़ाम था वही कायम रहता, उसको थोड़ी सी उसको नोक पलक ठीक कर लेते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अवाम के लिए ज़्यादा बेहतर था। अवाम के लिए बेहतर था। मीर साहब, आप 2 मरतबा रावल टाउन कौंसिल में अपने हल्के डोक रत्ता, मिलाद नगर, रत्ता मराल की नुमाइंदगी कर चुके हैं। जी बिल्कुल। और क्या आप उन इजलासों में जाते रहे हैं? अगर आप उन इजलासों में जाते रहे हैं, उसकी कोई तफसील आप हमारे नाजरीन को बता सकते हैं कि उन इजलासों में अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुकामी सतह पर क्या इकदाम उठाए जाते हैं? जी, मैंने तकरीबन जी 2 टेन्योर में ना तकरीबन एक टेन्योर में 60 इजलास बनते हैं। अच्छा। और दूसरे दोनों टेन्योर में मैंने शायद ही कोई इजलास होगा, रिकॉर्ड मौजूद है TMA में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हाउस की जो कार्रवाई होती थी बाकायदा, जिस तरह कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के इजलास में स्पीकर होता है, फिर वो करारदाद होती है, सही है, नुक्ता एतराज़ पे गुफ्तगू होती है, वहाँ पे एजेंडा होता है। एजेंडा जो 4 दिन पहले नुमाइंदे को भेज दिया जाता है, वो फिर स्टडी करता है, उसमें जो जिस चीज़ों पे उसको एतराज़ होता है या कुछ तजवीज़ देनी होती है, तो वो उसमें वो हम इजलासों में वहाँ के तजवीज़ें देते थे, अपने इलाके की मसाइल थे। जब आप रावल टाउन कौंसिल में इजलास में जाते हैं तो वो सिर्फ आप अपने इलाके के नुमाइंदे नहीं रहते, आप पूरे शहर की बात करनी पड़ती है। अच्छा। और शहर के अंदर भी जो मसाइल होते हैं इज्तिमाई, उनकी तरफ भी हुकूमतों की तवज्जो दिलाई जाती है। तो यह है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि जो हाउस के अंदर लोगों की नुमाइंदगी और लोगों की बात करने वाले 5-6 नुमाइंदे वहाँ पे खड़े होकर बात करते थे, उनमें आपका मैं भी शामिल था। आप भी शामिल थे? ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है, करारदादें हमने पेश की हैं, और जो तरक्याती कोई मसाइल थे उनकी तजवीज़ें देते थे, काफ़ी हमने उस पर अमल भी हुआ है। मीर साहब, आप अभी भी मुतवक्का बल्दियाती इंतखाबात के अंदर यूनियन कौंसिल 1 से दोबारा इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, उस बारे में भी बताइएगा। और दूसरी बात, मैं आपसे जो आखिरी बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप ये जो नया निज़ाम आ रहा है बल्दियाती एक्ट के बाद, इस सिलसिले में आप हुकूमत को कोई तजवीज़ देना चाहेंगे या अरबाब इख्तियार से आप कुछ मुतालबा करना चाहेंगे कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, या इसको कैसे आप अच्छे अंदाज में बना के पेश करें कि निचली सतह तक हकीकी मानों में आवाम के मसाइल जो हैं वो हल हो सके? देखिए जी, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने जब हुकूमत से पहले ये हुकूमतों के खिलाफ तहरीक चलाते रहे और अपने मंशूर में इन्होंने बारहा कहा कि जी धांधली को रोकने के लिए बायोमेट्रिक निज़ाम जो है उसके थ्रू इलेक्शन होने चाहिए। सही है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत अवाम का एतमाद लेना चाहती है और ये समझता है कि उनके नेकनामी में एक बहुत बड़ा इक़दाम होगा, तारीख़ में उनका बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि नाम रहेगा कि अगर ये बायोमेट्रिक का निज़ाम उसका नफाज करके उसके ज़रिए इलेक्शन करवाएं, ताकि उसमें धांधली का जो तासर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, नासिर मीर साहब, सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी सिटी, हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद है इनकी गुफ्तगू से ना सिर्फ मकामी जो हुकूमतों का निज़ाम है उनको बेहतर बनाने के लिए हुकूमत इक़दाम करेगी, बल्कि जो बातें इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से की, उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी इनकी बातों को संजीदगी से लेगी और उसके लिए बेहतर करने के लिए इक़दाम करेगी। हम इंशाअल्लाह ताला एक नए इशू के साथ, अपने एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हमारा, आपका और हमारे प्यारे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।